नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 29 मार्च 2023 और आज आपका कोई एग्जाम तो नहीं है, लेकिन जो एमटीएस के ऊपर सीरीज चलाई जा रही है इससे संबंधित ये अगला वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको सभी क्वेश्चन के साथ साथ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं जो आपके आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अभी तक तो एनालिसिस में ऐसे ही हुआ है जैसा कि आप भी जानते हैं। आई होप एमटीएस के एग्जाम में भी यही होगी, क्योंकि मैं जो एक क्वेश्चन लाता हूं ये काफ़ी प्रोसेस काफ़ी रिफाइन करने के बाद खोज के लाता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिल सके और मिलेगा ही। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इससे पहले हमने इंग्लिश के रूल पे आधारित कई वीडियो बना के आप लोगों के ही फरमाइश पे दे दिया है। आगे का काम आप लोगों का है। हिस्ट्री का 2 वीडियो मास्टर वीडियो जो है बना के आपको दे दिया हूं, आगे का काम आप लोगों का है। इसके अलावा साइंस पे भी मास्टर वीडियो बना के दे दिया हूं और आज नहीं तो कल जो आपका ज्योग्राफी है इसके ऊपर जो भी एक मास्टर वीडियो बनाने को मैं सोच रहा हूं, उस पर काम चालू कर दिया हूं, जल्द ही मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY किस मंत्रालय के अधीन है? देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कई फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए CHSL में, है ना। तो अगला फॉर्म ये हो सकता है कि ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो ये आपका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना की शुरुआत कब होती है? तो 2015 ईस्वी में होती है। इस योजना के तहत क्या होता है भाई? तो सबसे पहले मुद्रा से तो स्पष्ट है कि भाई पैसा यानी वित्तीय चीज से संबंधित होगा, लेकिन ये किस प्रकार से होगा? तो जो देश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, साथ ही साथ जो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जिसे आप अंग्रेजी मीडियम वाले हैं तो इसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC। तो इन सब के तहत जो है ऋण मुहैया कराने के लिए जो है ये योजना अप्लाई होती है, ठीक है। ये समझ गए कब हुआ था? 2015 में। कौन किए थे? ये मंत्रालय किए थे। और कौन कौन देता है? तो ये बैंक देता है तीनों, और एक देता है आपका गैर वित्तीय कंपनियों के द्वारा। इस योजना के तहत अधिकतम जो आपका सामान्य राशि है यानी मैक्सिमम लोन कितना उपलब्ध कराया जा सकता है? तो 10 लाख रुपए तक का जो है मैक्सिमम लोन मिल सकता है। एक एक बात ध्यान रखेंगे, इस योजना से संबंधित जो पोर्टल है, अभी देखिए जो आजकल का जमाना है ऑनलाइन मतलब व्हाट्सएप ही नहीं, ऑनलाइन मतलब और बहुत बहुत कुछ होता है। तो आजकल सब चीज मैक्सिमम चीज जो है ऑनलाइन होती है। तो इस योजना को भी संचालित करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है उदय मित्र पोर्टल, ठीक है। इस योजना में ऋण की राशि जो है 3 कैटेगरी में दी जाती है। जो आपने अभी 10 लाख की जो राशि देखा, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक शिशु कैटेगरी, तो इसमें जो है आपको 50,000 रुपए तक की मैक्सिमम लोन मुहैया कराया जाता है। एक किशोर कैटेगरी, इसमें मैक्सिमम 5 लाख तक की लोन जो है दिया जाता है। और एक तरुण कैटेगरी, तो इसमें 10 लाख की लोन जो है मैक्सिमम मुहैया कराया जाता है। तो आपने क्या क्या सीखा भाई साहब? क्या क्या सीखा? इसमें 3 कैडर जो हैं, तो अगर आपको मैक्सिमम पूछ दिया कि मैक्सिमम लेवल क्या है तो 10 लाख रुपया, क्योंकि यही बताना होगा, ये थोड़ी बताना होगा, है ना। तो 10 लाख रुपया, लेकिन इसके कैडर कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे प्रश्न है, पुस्तक 49 डेज के लेखक कौन है? 49 डेज, 49 डेज, है ना। 49 डेज के लेखक कौन है? तो ये है आपका अमृता प्रीतम। जैसा कि CHSL एग्जाम में हमने देखा कि नई पुस्तक को नहीं पूछा गया, सभी जो है पुरानी पुस्तक को पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भी कुछ पुरानी पुस्तक जो इंपॉर्टेंट है उसको रख लिया है। तो पुस्तक 90 डेज के लेखक जो हैं अमृता प्रीतम है। अमृता प्रीतम की जो अन्य कृति है ये है आपका डेथ ऑफ अ सिटी, कागज ते कैनवास। ये दोनों ही किताब, और एक आपने देखा 49 डेज, ये तीनों ही किताब जो है अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है। अमृता प्रीतम जो है एक पिंजर भी लिखा है, तो ये भी ध्यान रखिए, 4 किताब हो जाएगा। अमृता प्रीतम का एक पिंजर भी है, ठीक है। विष्णु शर्मा लिखे हैं आपका क्या? पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है एक दंत कथा है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा क्या क्या लिखा गया है? तो गार्डनर लिखा गया है, गोरा लिखा गया है, पोस्ट ऑफिस लिखा गया है, इसके अलावा गीतांजलि लिखा गया है। तो ये सभी रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव भी कहा जाता है, और गुरुदेव की उपाधि जो दिया था ये आपके MK गांधी जी दिए थे, और महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे। दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए, मैं आपको गुरुदेव बता रहा हूं और आप मुझे जो है महात्मा बताइए, है ना। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ही वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने गीतांजलि राइट के लिए 1913 ईस्वी में
लिटरेचर के अंदर नोबेल पुरस्कार जीता था इंडिया के लिए। ये इंडिया ही नहीं, ये एशिया के प्रथम जो है लिटरेचर में नोबेल विजेता थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर है ना, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है। इसके अलावा इटर्नल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला पीएम है। इसे जो है लौह महिला कहा जाता है या आयरन लेडी कहा जाता है। किसे? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी सबसे पहले भारत रत्न जीतने वाली महिला है 1972 में। इंदिरा गांधी के समय में ही देश में आंतरिक मामले के गड़बड़ी के आधार पर 1975 में आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा गांधी के समय में ही 1969 में प्रथम बार 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। तो ये सभी इंदिरा गांधी से संबंधित इतने फैक्ट जरूर आपके पॉकेट में होना चाहिए। इसके अलावा हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम जो है हुमायूं नामा के लेखक हैं। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। बाबर नामा के लेखक कौन है? बाबर हैं। अकबर नामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। और जंगल नामा जो अभी अभी लेटेस्ट पूछा गया, तो जंगल नामा के लेखक हैं अमिताभ घोष। जैसे कि आप जानते हैं ये आपका नीति आयोग से जुड़ा हुआ कैरेक्टर है अमिताभ घोष, तो ये जंगल नामा बुक के राइटर भी हैं। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, नीति आयोग जो है ना, नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान दिया है? देखिए नीति आयोग जो है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। अगर आपसे पूछे कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है, तो नीति आयोग का नाम बताना है। किसका नाम बताना है भाई? नीति आयोग का नाम बताना है कि इंडिया इनोवेशन आयोग मतलब इंडेक्स जो है ये आपका जो सूची है ये कौन तैयार करता है? तो नीति आयोग। तो 2022 के लिए जो सर्वोच्च रैंक मिला है ये कर्नाटक को मिला है। किसे मिला है? कर्नाटक को मिला है। अब नीति आयोग के बारे में जो थोड़ी सी फंडामेंटल जानकारी है ये आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन था, इसे जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा नीति आयोग एक किस प्रकार का संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। इसे असंवैधानिक भी कहा जाता है क्योंकि अ का मतलब भी यही होता है आपका नहीं से, यानी निगेटिव बना देता है। तो गैर संवैधानिक या असंवैधानिक संस्था है। योजना आयोग भी आपका गैर संवैधानिक संस्था ही था। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे क्योंकि आप अंडरस्टूड है कि अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम ही होते हैं। तो जब 2015 में नीति आयोग बना था तो उस समय तो मोदी साहब ही थे, तो मोदी ही प्रथम अध्यक्ष होंगे और अभी भी मोदी साहब ही प्रथम अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो प्रथम उपाध्यक्ष इंपोर्टेंट होता है। तो प्रथम उपाध्यक्ष जो है अरविंद पनघड़िया है और प्रथम सीईओ जो बने थे ये आपका सिंधु श्री खुल्लर बनी थी। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन कुमार बेरी जो है ये राजीव कुमार का स्थान लेके 2022 के अंदर वर्तमान जो है उपाध्यक्ष हैं। और वर्तमान में जो सीईओ है वो परमेश्वरम साहब का स्थान लेके बीवीआर सुब्रमण्यम को जो है सीईओ बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ सीईओ, प्रथम उपाध्यक्ष, स्थापना और जो रैंक मिला है इंडिया इनोवेशन रैंक 2022, इसमें कर्नाटक को मिला है। इसके अलावा यह जो है योजना आयोग का स्थान लिया है। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी और 2015 में टर्मिनेट किया गया। इन्होंने कुल 12 योजना बनाया। अंतिम योजना का जो कार्यकाल था 2012 से 2017 था। पंचवर्षीय योजना पे आपको फुल डिटेल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके विजिट कर सकते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। इनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नीति आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो राज्यों के समस्याओं के निपटारों में योगदान देना, राज्यों को जो है किस प्रकार से जो है उसे सुविधा पहुंचाया जाए इसके मतलब पथ पे काम करने का जो है इनका कार्यभार है। ठीक है, तो इस प्रकार से राज्य के हित में जो भी बात आएगा इनसे संबंधित समझिए इनका काम है। ठीक है, इसके अलावा प्रशांत महासागर का आकार किस प्रकार का है? देखिए अभी अभी जो कुछ क्वेश्चन देखे गए, जैसे वायु के द्वारा कौन सा स्थलाकृति बनती है, हवा के द्वारा कौन सा स्थलाकृति बनती है, ये गर्म हवा कहाँ चलती है, जैसे लू पूछा गया था, है ना। तो इस प्रकार से फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्रशांत महासागर का जो आकार है ये आपका अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार कुछ इस प्रकार से होंगे। ठीक है, अर्धवृत्ताकार। तो इस प्रकार से प्रशांत महासागर का जो है आकार है, ध्यान रखेंगे। हिंद महासागर का आकार आपसे पूछा जाता है तो त्रिभुजाकार है, डेल्टा की तरह है, इस प्रकार से।
से, ठीक है। इसके अलावा हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पे रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है, हाफ महासागर, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, हिंद महासागर, ठीक है। इसके अलावा जो आप अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी देखते हैं ना इंडिया के अंदर, अरब सागर देखते हैं जो पश्चिमी किनारे को धोता है और बंगाल की खाड़ी देखते हैं जो पूर्वी तट को धोता है, तो ये दोनों ही पार्ट किसके हैं? तो ये हिंद महासागर के ही पार्ट हैं, ठीक है। आपके मन में आता होगा ना कि ये कहाँ से आया है, तो ये भी हिंद महासागर से ही है, ठीक है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर का आकार जो है या तो एस भी सही है या तो 8 भी सही है। जब आप ग्लोब पे नक्शा देखेंगे तो कुछ पार्ट इधर है अटलांटिक महासागर का और कुछ पार्ट इधर फैला हुआ है ना, तो दोनों को मिलाएंगे तो 8 जैसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो एस या 8 जो है हो सकता है आपका अटलांटिक महासागर का आकार। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहते हैं। इससे पहले जो हमने कहा था वो अर्ध महासागर था, जो हिंद महासागर को कहा, अर्ध मतलब हाफ, है ना। ये अंध महासागर है और अंध महादेश जो है अफ्रीका को कहा जाता है। तो महासागर के रिलेशन में अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है और महादेश के रिलेशन में अफ्रीका महादेश को अंध महादेश कहा जाता है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर के जो एक गर्म जलधारा है जो आपसे पूछा जाता है, ये आपका गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और लेब्राडोर ठंडा जलधारा है। ये दोनों जहां मिलता है वहां पे प्लैंकटन नाम का घास की उत्पत्ति होती है जो मछलियों को काफी फेमस होता है। तो इसी रीजन में जो है डागर बैंक स्थित है, डागर बैंक या ग्रैंड बैंक, जहां पे मछली उत्पादन के लिए जो है अच्छा स्थिति बनती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रशांत महासागर आर्कटिक महासागर से बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये CHSL में पूछा गया था ना, बेरिंग जल डमरू मध्य किन दो महासागरों को अलग करने या जोड़ने का काम करता है, तो बता दीजिएगा प्रशांत महासागर से आर्कटिक महासागर को, ठीक है। इसके अलावा बेरिंग जल डमरू मध्य को अगर देश के रिलेशन में पूछे कि किन दो देशों को अलग या जोड़ने का काम करता है, तो बता देना है भैया रूस और अलास्का को, ठीक है। इसके अलावा मरियाना खाई जो है ये आपका, इसे टीस अरोरा भी कहते हैं, टीस नहीं एक्चुअली इसको टेस अरोरा कहते हैं, ठीक है। टेस अरोरा, एक अरोरा बोरस की घटना होती है, एक अरोरा बोरस की भी घटना होती है जो आपका ब्रह्मांड में होती है, और ये है आपका टेस अरोरा जिसे मरियाना खाई कहते हैं, उसे टेस अरोरा भी कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है जो इस दुनिया में सबसे गहराई वाला स्थल है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी फैक्ट अभी आपका चल रहा है ट्रेंड में, अल नीनो और ला नीनो, ये प्रशांत महासागर की ही उपज है, जिसमें अल नीनो आपका कोल्ड होता है और ला नीनो आपका हॉट होता है, सॉरी ला नीनो आपका कोल्ड होता है और अल नीनो आपका जो है हीट होता है, गर्म होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अल नीनो गर्म, ला नीनो ठंडा। तो प्रशांत महासागर और अन्य महासागरों के बारे में आपने इतना जानकारी अचीव किया। इसके अलावा पादपों में जो पादप जगत है उसमें राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? जैसे आपने अपना राइबोसोम जंतु जगत में कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर होता है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, है ना, गोल्जी बॉडी, ये सब आपका कहाँ पे होता है? सेल के अंदर होता है। तो पादपों में अगर किसी चीज का नाम देके पूछा जाए भाई राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो बताइएगा हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट में। अब देखिए लवक भी पौधे के अंदर कई प्रकार के होते हैं, एक तो अवर्णी लवक होते हैं, एक बर्णी लवक होते हैं और एक आपका हरित लवक होते हैं। लवक भी 3 प्रकार के होते हैं, सभी को मिला मत देना। ग्रुप डी में एक बच्चा मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ है, इसी लवक से क्वेश्चन पूछा गया था और उन्होंने मुझे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेजा और बोला सर इस पे क्या मैं फैट कर सकता हूं? तो उन्होंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं, उन्होंने हरित लवक मार के आंसर कर दिया था, लेकिन उसमें पूछा गया था अवर्णी लवक कहां पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है पत्ता मार दिया था, है ना, तो ये गलत तो होगा ही, है ना। तो इस प्रकार से जो है हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। मैंने कहा लवक के 3 कैडर होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और बर्णी लवक। अवर्णी मतलब कलरहीन मतलब, है ना, और बर्णी मतलब जिसमें कलर वाला भाग में पाया जाता हो, नाम से स्पष्ट है। बर्न मतलब कलर भी होता है जी, जैसे गांव में कहता है ना बर्न व्यवस्था पर आधारित, मतलब कलर, है ना। इसके अलावा हरित लवक के कारण जो है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है ये सूर्य की प्रकाश में ही संभव है
है ना, और ये पेड़ पौधे के भोजन बनाने की जो है क्रिया है ना। तो जंतु जगत में राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जंतु जगत में जो होती है राइबोसोम, उसे क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। और मेट्रोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, है ना। और क्या बोलते हैं उसको, लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, है ना। तो ये सब तो हो गया इधर की बात। क्लोरोप्लास्ट को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। जो अभी आपने हरित लवक को देखा, उसे पौधे का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, और प्रकाश संश्लेषण के खाना बनाने की जो है प्रक्रिया है, तो ये रसोई घर हो गया ना भाई, है ना। इसके अलावा पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल वाल जो है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, ये ओनली जो है पेड़ पौधे में ही पाई जाती है, सेल वाल। इसके अलावा पेड़ पौधों में हरित लवक के अलावा ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी तथा वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, अब एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, एक क्रोमोप्लास्ट होता है, और अभी आपने देखा एक जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो तीनों बात ध्यान रखेंगे, ये क्रोमोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट है, और जो हरित लवक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे में रंगीन भाग जैसे फूल होता है, बीज होता है इत्यादि में जो है आपका क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक पाए जाते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और जो रंगहीन भाग होते हैं, जैसे जिसमें सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पहुंचता है ना, वो आपका रंगहीन भाग हो जाता है। सूर्य का प्रकाश अगर डायरेक्ट नहीं पहुंचे तो रंगहीन हो जाता है पेड़ पौधा। जैसे आपका ये कोई पेड़ पौधा है, तो ये जड़ जो है ये तो मिट्टी के अंदर दबा हुआ रहता है, तो ये जो इसमें तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली नहीं जा रही है, तो ये रंगहीन भाग है। तो यहां पे आपको ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, जैसे जड़, भूमिगत तना, है ना। तो इस सब में जो है ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो आपने क्या क्या सीखा, जो हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसे पौधे का रसोई घर कहा जाता है। पेड़ पौधे के कोशिका में सेल वाल पाया जाता है, जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक भी 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम है प्रकाश संश्लेषण करना। ल्यूकोप्लास्ट कहां पाया जाता है, तो ये आपका रंगीन भाग में पाया जाता है, माफ कीजिएगा, क्रोमोप्लास्ट जो है रंगीन भाग में पाया जाता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो है रंगहीन भाग में पाया जाता है। रंगहीन भाग कौन सा होता है, जहां पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली नहीं पड़ता, जैसे तना, और जो भूमिगत तना हो जाते हैं, जैसे बरगद के पेड़ में आप भूमिगत तना देखे होंगे। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित तथ्यों को शामिल किया गया है, तो भाग 15 में। आप जानते हैं कि संविधान में 22 भाग हैं जो 25 भागों में विभक्त हैं, उसके भाग 15 में जो है चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था किया गया है, जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में वर्णित है। CHSL में आर्टिकल 324 पूछा गया था, जो चुनाव आयोग से डायरेक्टली संबंधित है। निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि नीति आयोग कैसी संस्था है, तो निर्वाचन आयोग भी पूछा जा सकता है। तो निर्वाचन आयोग जो है संवैधानिक संस्था है, इसका जिक्र संविधान में है, जैसा कि अभी आपने आर्टिकल और भाग दोनों देखा। क्योंकि आप नीति आयोग का कभी आर्टिकल भाग संविधान में नहीं देखेंगे, इसीलिए असंवैधानिक है। तथ्यों को समझेंगे तो बहुत चीज साफ हो जाएगा। इसके अलावा जो चुनाव आयोग है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। ठीक है, और जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं ये राजीव कुमार हैं, है ना। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा जो है किसके समकक्ष है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन बना नहीं, गलत हो गया। इतनी जानकारी रखने के बाद भी छोटी सी गुड़ जानकारी नहीं रहे, क्योंकि आजकल SSC बड़ा चालाक हो गया है, वो कथन के रूप में देता है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो वर्तमान में आपके राजीव कुमार है, 25वें नंबर के हैं, तो इनकी जो दर्जा है, इनका जो ओहदा का जो दर्जा है, ये किसके समतुल्य है, तो CGI यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब, उनके समकक्ष में है। ठीक है, तो इस लेवल का इनका दर्जा होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है दोस्तों, ये 6 वर्ष का होता है। अगर 6 वर्ष से पहले 65 वर्ष की आयु पूरा कर ले तो रिटायर हो जाता है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, तो उनका कार्यकाल 62 वर्ष का होता है। और अगर 62 वर्ष के दरमियान ही 65 वर्ष का, माफ कीजिएगा, 6 वर्ष का होता है, उनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जो अन्य चुनाव आयुक्त होता है। लेकिन अगर इसी 6 वर्ष से पहले 62 वर्ष का उम्र पूरा कर लेता है तो रिटायर हो जाता है अन्य चुनाव आयुक्त। और मुख्य चुनाव आयुक्त अगर 6 वर्ष के पहले 65 वर्ष की आयु पूरा कर लेता है तो रिटायर हो जाता है। जिनको ये समझ में नहीं आता, मान लीजिए मैं 64 वर्ष का हूं, आप मान लीजिए, मैं नहीं, आप मान लीजिए आप 64 वर्ष का हो और आज आपने मुख्य चुनाव आयुक्त का पोस्ट संभाला है, तो आपका कार्यकाल मात्र 2 साल रहेगा, क्योंकि सॉरी 1 साल रहेगा, क्योंकि आप एक ही साल में 65 को पार कर जाओगे तो एक ही साल रह पाओगे। समझ गए? अगर आप मान लीजिए 50 का होते तो पूरा 6 साल आप कर सकते थे, क्योंकि 6 साल करने के बाद भी छपने होगा और क्राइटेरिया है 65 तक का। ठीक है, इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं।
जो भी की पोस्ट है उसकी नियुक्ति जो है जनरली प्रेसिडेंट ही करते हैं। वर्तमान में देश के 25वें मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं ये कौन है, तो ये राजीव कुमार हैं। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन कहां किया? देखिए प्रधानमंत्री के उद्घाटन से काफी क्वेश्चन हाल फिलहाल में देखे गए हैं, तो इससे पहले 3-4 हमने उद्घाटन बता दिया है, जैसे आपका केम्पागोरा जो बनाया गया है यहाँ पे बेंगलोर के अंदर, केम्पागोरा की मूर्ति, इसके अलावा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, इसके बाद एम्स बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये सब जो भी है, जो शंकर भगवान का जो प्रतिमा बना है राजस्थान के अंदर, ये सब बता दिए हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल एस्टा विस्टा एवेन्यू का जो उद्घाटन है ये आपका दिल्ली के अंदर किया गया है। अब ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है ये किसे कहा जाता है, तो इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन जाने के लिए एक राजपथ हुआ करता था, और ये राजपथ है मान लीजिए ये वाला, तो इनके दोनों जो साइड के जो भूमि है इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। तो इसका उद्घाटन किया है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब बात यह है कि राजपथ का नाम बदलकर जो है कर्तव्य पथ कर दिया गया, ये आपका HCM के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो राजपथ का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और दिल्ली में ही फिरोज शाह कोटला मैदान है जहां पे हसरा का नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान में ही हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस वगैरह प्रमुख थे। तो इसका नाम बदल के जो है फिरोज शाह कोटला का अब जो है अरुण जेटली मैदान कर दिया गया है। इसके अलावा नीरू स्वामी पिल्लई संगीत के किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये नादस्वरम बजाते हैं। नादस्वरम जो है नीरू स्वामी पिल्लई बजाते हैं। नादस्वरम के जो है अन्य कलाकार जो हैं ये आपका राजा रतन पिल्लई हैं। तो दोनों पिल्लई बंधु जो हैं ये आपका नादस्वरम प्ले करते हैं। इसके अलावा बिस्मिल्ला खां जो है ये तो बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, शहनाई से जुड़े हुए हैं। अली अहमद हुसैन शहनाई से जुड़े हुए हैं, अली अहमद हुसैन भी शहनाई से हैं, और बिस्मिल्ला खां तो सब जानते हैं। अमजद अली खान, अली अकबर खान, अल्लाउद्दीन खान और विश्वजीत राय चौधरी सरोद से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको विश्वजीत राय चौधरी और अमजद अली खान को जरूर याद रखना है, SSC इन दोनों कैरेक्टर को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, वाद्य यंत्र सरोद के रिगार्ड में। जाकिर हुसैन, सुखविंदर सिंह, किशन महाराज के साथ साथ गुदई महाराज भी है, ठीक है, गुदई महाराज ये भी आपका तबला ही बजाते हैं। तो ये चारों जो है आपके तबला से संबंधित हैं, इनका नाम जरूर याद रखें। पंडित रविशंकर ये तो सितार से हैं, ये तो भारत रत्न विजेता है, सेकंड कैरेक्टर है भारत रत्न के विजेता, 1999 मिला था। निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, उमाशंकर मिश्र ये सितार प्ले करते हैं। जुबीन मेहता जो है ये बहुत कम प्ले करते हैं लोग सिम्फनी, तो इसमें जाने माने जो है जुबीन मेहता है, तो इनको भी ध्यान रखें। जिस प्रकार से आप सतरिया के नृत्य में जो है बहुत कम कैरेक्टरों में जतीन गोस्वामी का नाम याद रखते हैं, उसी प्रकार से जुबीन मेहता जो है सिम्फनी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। वुमेन प्रीमियर लीग WPL 2023 के उपविजेता कौन बने हैं, परसों ही हुआ है, लेकिन आपका एग्जाम 15-20 दिन में मान लेता हूँ बाद में होगा, तो ये क्वेश्चन पूरा आ सकता है भाई, 10 दिन पहले का भी करंट अफेयर छप जाता है, ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल जो है उपविजेता बना है, और विजेता बना है आपका मुंबई इंडियंस प्रथम बार, ठीक है, प्रथम बार ही WPL हुआ, पहला टाइटल जो जीता है मुंबई इंडियंस जीता है। यह महिलाओं का प्रथम प्रीमियर लीग था जिसका स्पॉन्सरशिप किसके पास था, तो टाटा के पास। ये स्पॉन्सरशिप वाला क्वेश्चन काफी VVI रहेगा कि कौन स्पॉन्सरशिप किया, ठीक है। मैन ऑफ द सीरीज जो रहा था हेल्यू मैथ्यू जो MI की तरफ से खेलती है। इसके अलावा सर्वाधिक रन जो है मेग लीनिंग जो DC की तरफ से, दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलती है। सर्वाधिक विकेट जो है हेल्यू मैथ्यूज को मिला था जो MI की तरफ से खेलती है। टोटल टीम कितने भाग लिए थे, 5, टोटल मैच हुआ था 22। यह श्रृंखला मुंबई के 2 स्टेडियम DY पाटिल और डब्रम में हुआ था। तो दोस्तों ये थे हमारे तरफ से सुझाए गए वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने भाई बंधु में शेयर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।